हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल की श्रृंखला में, उसका नाम है अरावली। अरावली रेंज या अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बताऊंगा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन लोग गलत कराते हैं और उनका क्वेश्चन कोई गलत ना हो, इसलिए मैं इस सेशन को आप बखूबी तरीके से इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन यदि यहां से आता है तो गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है, वादा भी है, लेकिन अनुरोध यह है कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए और पूरा देखिए। बीच में स्किप करके देखेंगे तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। अनुरोध यही है कि सेशन को आप कंप्लीट देखें, पूरा देखें, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी सेशन बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा और उसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकेंगे। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन आशा यह है कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक मेरे साथ बेहतरीन नोट्स बनाएं। तो आइएगा मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली जो पर्वत श्रेणी है मित्र, यह जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है इस तरीके से, यह इसी लंबाई में फैली हुई है, ये इसी दिशा में फैली हुई है, और यह राज्य गुजरात है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, कहां से, इसका जो विस्तार है, विस्तार में अगर देखा जाए, विस्तार में देखा जाए, विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो यह सबसे पहले कहां शुरू होती है, वो होती है गुजरात से। बच्चों, कहां शुरू होती है? नंबर 1 गुजरात राज्य से। कहां से? गुजरात राज्य से। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास में एक स्थान है पालमपुर। कौन सा बच्चों? पालमपुर। कहीं कहीं पर आपको पालमपुर मिलेगा, कहीं पर आपका अहमदाबाद भी मिलेगा। तो यह पालमपुर से शुरू होकर के कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। कहां तक जाती है? दिल्ली तक। अच्छा, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले गुजरात है, सबसे पहले गुजरात है। नंबर 2 पर आपका आता है राजस्थान। राजस्थान। नंबर 3 पे आपका आता है हरियाणा, और नंबर 4 पे आता है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 4 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें 3 आपके राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक बात आपको सूचित करना चाहता हूं कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% भाग, कितना बच्चों? 80% भाग राजस्थान में ही विस्तृत है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका लगभग 80% जो क्षेत्र है अरावली पर्वत श्रृंखला का, वह राजस्थान राज्य में ही स्थित है। किसमें? राजस्थान राज्य में बच्चों स्थित है। इसे आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बाद बाकी 3 राज्यों में ये विस्तृत है, 20%। ये तो मैंने इसका विस्तार बताया। अब आप इसकी जो लंबाई है, लंबाई के बारे में पूछा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई लगभग 880 किलोमीटर है। कहीं पर आपको 820 किलोमीटर मिल जाएगा बच्चों, समथिंग 880 किलोमीटर है। कितनी बच्चों? 880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जो आपको रेंज दिखाई दे रही है, इसकी जो कुल लंबाई है बच्चों, वो 880 किलोमीटर की समथिंग है। कितनी है? 880 किलोमीटर। अगर पालमपुर से ये शुरू होकर के दिल्ली तक, कहां तक? दिल्ली, ये दिल्ली है, तक जाएंगे तो इसकी कुल दूरी कितनी हो जाती है? 880 किलोमीटर हो जाती है, और 4 राज्यों में होकर गुजरती है। 80% इसका एरिया बच्चों कहां पर है? वो राजस्थान में। अब ये क्वेश्चन पूछा, अब आपके मन में एक विचार होगा कि इसका निर्माण कब हुआ था, कब बनी थी। तो आपको सूचित बताना चाहता हूं कि यह विश्व की, भारत के साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की या भारत की, दोनों तरह से आ सकता है कि विश्व की या भारत की
सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपको ऑप्शन बताना है, यही आपकी अरावली रेंज है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि यह विश्व की या भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है, असंख्य बार यह परीक्षा में पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अपने भारत की है, जो भारत की भी है और बच्चों किसकी है? विश्व की, दुनिया की भी है। मैं जानता हूं इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अब आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि इसका निर्माण कब हुआ था और ये किससे बनी है? तो आप इसका जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड से हट जाता हूं। हाँ, तो देखिए इसका जो निर्माण, हमने विस्तार के बारे में बात की, अभी जस्ट हमने इसके विस्तार के बारे में बात की। अब आपको बताएंगे इसका निर्माण कब हुआ था। ये पूछा जाता है इसका निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था पूछा जाता है। तो इसका बच्चों जो निर्माण है वो लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 750 मिलियन वर्ष पूर्व अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? निर्माण। तो आपके ये क्लियर हो गया कि इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि इसका जो निर्माण है 650 से लेकर के 750 मिलियन वर्ष पूर्व। कितना? 600 से लेकर के 750 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, 1 मिलियन में कितना वर्ष होता है? 1 मिलियन बराबर होता है बच्चों 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। आप बता सकते हैं 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो बता सकते हैं 10 लाख वर्ष बराबर समथिंग होता है, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट चलें। अच्छा, इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? ये तो मैंने बताया 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसका जो निर्माण है वो आपका प्री कैम्ब्रियन काल में, कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। यह पूछा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो आप बता सकते हैं इसका निर्माण कब हुआ है बच्चों? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। आप लोग याद रखेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ है, पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। क्या है बच्चे? इंपोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और कब हुआ था? 600 से लेकर के 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं, दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं। अच्छा, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, हम बता चुके हैं। अतः जब यह निर्माण इसका हुआ था तो हिमालय की तरह से, जब इसका निर्माण हुआ था तब यह हिमालय की तरह से वलित पर्वत था। कैसा पर्वत था? एक वलित पर्वत हुआ निर्माण के समय। निर्माण काल में देखा जाए तो बच्चों यह एक वलित पर्वत था, क्योंकि आप जानते हैं हिमालय भी कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। अच्छा, एक बात आपसे बताना चाहूंगा, मैंने हिमालय संबंधी लगभग 4 से 5 सेशन बना चुका हूं। उन वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हिमालय के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से उसमें जाकर अध्ययन कर सकते हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि वहां से अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप कोई वनडे एग्जाम आप दे रहे हो तो देखिए, यह एक वलित पर्वत था निर्माण के समय। कब बच्चों? निर्माण के समय। ध्यान दीजिए, निर्माण के समय। लेकिन वर्तमान समय में, कब बच्चों? वर्तमान समय में यह एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है?
एक अवशिष्ट पर्वत है। वर्तमान समय में कैसा पर्वत है बच्चों? एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब अवशेष उसके रह गए हैं। अवशिष्ट मतलब कि ऐसा पर्वत जिसका निर्माण बहुत पहले हुआ हो, लेकिन बाहरी कंडीशन के कारण, जैसे वायु, ताप, दाब, हवा, वर्षा के कारण ये पर्वत, जो अरावली पर्वत श्रृंखला थी, वो धीरे धीरे इसका अपक्षय और अपर्दन हो गया। जैसे समझाता हूं मैं, जैसे ये कोई रेंज थी, ये बलित पर्वत था जब निर्माण हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ताप, दाब, वायु, हवा, वर्षा के कारण इसका इस तरह क्षरण हो गया। क्या हो गया बच्चों? क्षरण हो गया। अब केवल इसका इतना भाग बचा हुआ है। अब इसका इतना भाग बचा हुआ है। इसे ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं बच्चों? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। मैं जानता हूं इतना आपका समझ में आ चुका होगा। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? जो आपको जस्ट मैंने आपको अभी बताया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, अच्छा ये किस से बनी हुई है? इसमें मोस्टली जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसमें मोस्टली धारवाड़ प्रकार की चट्टानों, कौन सी? धारवाड़, धारवाड़ प्रकार की चट्टान पाई जाती है। चट्टान से निर्मित है, से निर्मित है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसमें किस चट्टान की प्रचुरता है, तो बता सकते हैं धारवाड़। अच्छा, धारवाड़ चट्टान होती है वो धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों के लिए बहुत ही संपन्न होती है। इसलिए इसमें इस चट्टान में देखा जाए तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, अरावली पर्वत श्रेणी में संगमरमर उच्च कोटि की पाई जाती है, उच्च कोटि की पाई जाती है। चांदी, तांबा, आगे इसी सेशन में बताऊंगा मैं, चिंता न करें। तांबा, लोहा आदि खनिज संपदा पाई जाती है, संपदा पाई जाती है। अब देखिए, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसके विस्तार में आपको बताया जस्ट अभी कि इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली तक 880 किलोमीटर की अवस्था में फैला हुआ है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, मैं इसका चित्र यहां बना देता हूं, मैं इसका चित्र यहां बना देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये इस आकार में है, इस तरीके से। ये आपकी क्या बच्चों? अरावली पर्वत श्रेणी है। यहां पर आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं, तो अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंचाई और जो चौड़ाई दोनों कम होती जाती है। अर्थात अरावली पर्वत श्रेणी है वो गुजरात की तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई भी अधिक है और ऊंचाई भी अधिक है, चौड़ाई भी अधिक है और ऊंचाई अधिक है। ये क्वेश्चन अगर फैक्ट के रूप में आ जाए तो आपको ये स्पष्ट याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों अधिक है, जबकि उत्तर पूर्व में इसकी चौड़ाई ऊंचाई दोनों ही कम है। तो इधर कम है, इधर अधिक है, सॉरी, इधर अधिक है। क्या? ऊंचाई और चौड़ाई।
जबकि इधर कम है बच्चों। दिल्ली की तरफ क्या है, कम है। क्या ऊंचाई और चौड़ाई दोनों कम है। इसकी जो टोटल लेंथ बताई थी मैंने, लंबाई बताई थी, वो 880 किलोमीटर बताई थी। जबकि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई है बच्चों, वो 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर के समथिंग है। 900 मीटर के समथिंग है। अर्थात देखा जाए अरावली पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वह 300 से लेकर के 900 मीटर है। अच्छा, पर्वत श्रेणी है तो इसकी अपनी एक सर्वोच्च चोटी है। जैसे हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। इसी तरीके से इसकी जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसकी भी अपनी एक पर्वत ऊंची चोटी है जो राजस्थान में है। कहां पर है बच्चों, राजस्थान में। जैसे मैं वहां ना बना करके यहां बना देता हूं। ये क्या बच्चों, एक चोटी है अरावली पर्वत श्रेणी की। इसका नाम क्या है पूछा जा सकता है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे। इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। गुरु शिखर आपने ये नोट कर लिया होगा। और गुरु शिखर है बच्चों, यह राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। कहां पर है, राजस्थान राज्य में है। और इसकी जो चोटी है, गुरु शिखर चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1772 मीटर है। कितनी बच्चों, 1772 मीटर ऊंचाई है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि अरावली पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है, उस चोटी है, उसका नाम गुरु शिखर है, राजस्थान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 1772 मीटर है। अगर राजस्थान का आप एग्जाम देते हैं तो हो सकता है उस जिले का नाम पूछ लिया जाए। तो राजस्थान के यह बच्चों सिरोही जिले में है। किस जिले में है, सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में है। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे किस जिले में है, सिरोही जिले में है। जो आपको दिखाई दे रही है चोटी है, जिसका नाम गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1772 राजस्थान के सिरोही जिले में है। यह फैक्ट आपको क्लियर हुआ। अच्छा, यहीं पर मित्र, यहां पर ये पश्चिमोत्तर भारत का, क्योंकि ये पश्चिमोत्तर भारत में है, पश्चिमोत्तर भारत का एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक केंद्र स्थित है, जिसे हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसी के निकट सिरोही जिले में, गुरसिकट के निकट सिरोही जिले में ही पश्चिमोत्तर भारत का एक स्वास्थ्य वर्धक केंद्र, कौन सा, पश्चिमोत्तर भारत का स्वास्थ्य वर्धक केंद्र, स्वास्थ्य वर्धक, इसे हिल स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, इसका नाम क्या है, माउंट आबू बच्चों। क्या नाम इसका, माउंट आबू। क्या नाम है, माउंट आबू स्थित है। इतना समझ में आ चुका होगा, मैं जानता हूं। गुरुशिखर के पास में ही राजस्थान में माउंट आबू स्वास्थ्य वर्धक केंद्र या हिल स्टेशन स्थित है। और इसी के पास में ही जो माउंट आबू है, इसी के पास में बच्चों एक मंदिर स्थित है। क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। इस तरीके से ये क्या है, मंदिर। ये क्या बच्चों, मंदिर है। इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
का जैन मंदिर। तो पूछा जा सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, तो अरावली पर्वत श्रेणी में है। और कहा, मतलब ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, राजस्थान के सिरोही जिले में है। ये तीनों फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, तो बता सकते हैं राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अच्छा, इसका जो निर्माण है बच्चों, वो बिमल शाह ने कराया था। किसने कराया था? बिमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। जब दिल्ली सल्तनत का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह की उपाधि दी जाती है, उसी के समय बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। किसने बच्चों? बिमल शाह ने। बिमल शाह द्वारा निर्मित है, द्वारा निर्मित है ये। किसके द्वारा? बिमल शाह द्वारा ये निर्मित है। तो आप इसे नोट कर लें बच्चों, आप इसे नोट कर लें, पूछा जा सकता है। अब देखिए, उसके बाद आगे आपको बताता हूं। इसे, ये मैंने बताया आपको कि 4 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों बच्चों? 4 राज्यों में स्थित है, जिसमें 3 आपके राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसे अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान, सबसे पहले देखते हैं राजस्थान, अरावली पर्वत श्रेणी के उपनाम। उपनाम, उपनाम में सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहला जो है वो उदयपुर। उदयपुर। अच्छा, उदयपुर में से किसके नाम से जाना जाता है? आप अगर जानते हैं तो बताइए, उदयपुर में इसे किसके नाम से जाना जाता है? बताइए, और अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि उदयपुर में अरावली पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। तो जरगा की पहाड़ियां। किस नाम से बच्चों? जरगा की पहाड़ियां। किस नाम से? उदयपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो जरगा की पहाड़ियां। किस नाम से बच्चों? जरगा की पहाड़ियां। उसके बाद कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में से इसे भौरत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। भौरत की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ में भौरत की पहाड़ियां। उसके बाद ये पूछे जाते टोडरगढ़। उसके बाद है बच्चों टोडरगढ़। टोडरगढ़, टोडरगढ़ में मारवाड़ की पहाड़ियां। ये स्थानीय नाम है, ये स्थानीय नाम। उदयपुर में जरगा की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ में भौरत की पहाड़ियां और टोडरगढ़ में मारवाड़ की पहाड़ियां। अच्छा, दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में इसे रायसीन की पहाड़ियां कहते हैं। रायसीन की पहाड़ियां। और रायसीन की पहाड़ियों पर ही, रायसीन की पहाड़ियों पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीन की पहाड़ियों पर ही राष्ट्रपति भवन क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। जो दिल्ली है, दिल्ली में इसे अरावली की पहाड़ियों के नाम से नहीं जाना जाता, इसे रायसीन की पहाड़ियों पर के नाम से जाना जाता है। और जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीन की पहाड़ियों पर ही स्थित है, जो अपने आप में एक अद्भुत कला का प्रदर्शन करता है। जितने भी राजनीतिक इमारतें हैं भारत की, वो मोस्टली रायसीन पहाड़ियों पर ही बसाई गई है, ताकि वह एक अच्छे सुंदर दृश्य का निर्माण कर सकें। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये कभी कभी उपनाम इनके पूछ लिए जाए। एक बात और है, यहां से 3 नदी, अरावली पर्वत श्रेणी है, इससे 3 नदियों का विकास हुआ है। यहां से 3 नदियां निकली हुई हैं, तीनों नदियां पूछी जाती हैं कि यहां से कौन कौन सी नदियां निकली हुई हैं। तो आज के बाद आप नदियों जो हैं, या तो नदियों के विस्तृत रूप से बारे में मैं नदियों का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा, लेकिन
अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी निकली गई है, तो आप बता सकते हैं कि यहां से कौन कौन सी नदी निकली है। तो एक नदी है सबसे पहली, मैं यहां पर थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा। एक नदी इस तरीके से निकली हुई है, निकल करके कच्छ के रन में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? कच्छ के रन में। मैं इसको यहां पर इंगित कर रहा हूं, ये गुजरात का कच्छ का रन है। कौन सा रन है बच्चों? कच्छ का रन है। इस नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी बच्चों मौसमी नदी है। ये कैसी नदी है? मौसमी नदी है। जब वर्षा होती है तो उस समय इसमें पानी का बहाव वो बढ़ जाता है, और जैसी वर्षा खत्म होती है तो पानी का बहाव कम होने के कारण इसे मौसमी नदी की संज्ञा दी जाती है। और यह एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रन में गिरने से पहले ही बीच में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकली हुई है। दूसरी जो नदी है वो इस टाइप से बच्चों, इस तरीके से। और यहां से एक नदी निकली हुई है चंबल नदी, इस तरीके से। ये आपकी चंबल नदी है। और जो यहां से निकली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी से, इस नदी का नाम बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। तो ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, वहां नहीं समझ में आया तो। जैसे ये नदी निकली है बनास नदी, इस तरीके से। ये आपकी कौन सी नदी है बच्चों? बनास नदी। और बनास नदी इस तरीके से एक नदी आती है, इस तरीके से। ये आपकी ग्रीन पेन से दिखाया है मैंने, ये चंबल नदी है। किससे? चंबल नदी है। तो बनास नदी है वो चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। कहां मिल जाती है? चंबल नदी में आकर मिल जाती है। अर्थात बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। बनास नदी है वो चंबल नदी क्या बच्चों? एक सहायक नदी है। तो दो नदियां हुई, लूनी नदी और बनास नदी। तीसरी जो नदी है बच्चों वो इस तरीके से है, इस तरीके से। और यह नदी निकल करके कहां पर? खम्बात की खाड़ी। कौन सी बच्चों? खम्बात की खाड़ी। कहां गिर जाती है? खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरी नदी का नाम है, जिसका तीसरी जो नदी है इसका नाम साबरमती नदी है। क्या नाम है? साबरमती नदी। तो ध्यान दीजिए, ये नदी इस तरीके से निकली हुई है, ये इस तरीके से। ये आपकी साबरमती नदी है। तो तीन, ये आपकी खम्बाती खाड़ी में गिर जाती है। तो तीन नदियां बताई मैंने आपको। एक तो आपकी साबरमती नदी हुई, दूसरी आपकी बनास नदी हुई, तीसरी आपकी लूनी नदी हुई। तीन नदियां हैं जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकली हुई हैं। किससे बच्चों? अरावली पर्वत श्रेणी से ये नदियां निकली हुई हैं, तीन नदियां। अब तीन नदियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन यहां से मिस ना हो। अच्छा, इसके बाद जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है। तो ध्यान दीजिए, आप पहले इसके शॉट लीजिए इसका, तो देखिएगा। जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है। किसका बच्चों? जलवायु विभाजक का कार्य करती है। तो आप लिख सकते हैं हेडिंग बना करके कि अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी जलवायु विभाजक का, किसका? जलवायु विभाजक का कार्य करती है। कैसे कार्य करती है वो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। इधर आपका क्या है? ये भारत का नक्शा है, इसके पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या ये? बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसे, बे ऑफ बंगाल। कंडीशन ये बनती है कि पूर्व दिशा से जो हिंद महासागर से पवनें आती हैं, भारत में दो प्रकार से वर्षा होती है, एक बंगाली खाड़ी से, एक अरब सागर से।
तो अरब सागर की जो हवाएं हैं वो इस तरीके से आती हैं, जबकि सॉरी बंगाली खाड़ी से, और अरब सागर की हवाएं हैं वो इस तरीके से आती हैं। इनकी जो दिशा होती है वो इस तरह से होती है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, इस तरह से इनकी दिशा होती है, जो मैं इस चित्र पे आपको बताना चाहता हूं। मतलब अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसके समानांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है। जल विभाजक का कार्य इसलिए करती हैं क्योंकि अरब सागर से जिस तरीके से हवाएं आती हैं वो इसके समानांतर, जैसे ये समानांतर हुआ, इस तरह निकलती जाती हैं। इनके बीच में, हवाओं के बीच में, मानसून के बीच में कोई अवरोध नहीं होता है, इसके समानांतर बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। इसी कारण इसका जो पश्चिमी भाग है, इसका जो पश्चिमी भाग है अरावली श्रेणी का, ये वाला, ये डिजर्ट है। कैसा बच्चों? डिजर्ट है। इसे थार का मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। इसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। जो अरावली पर्वत श्रेणी के जो पश्चिम भाग है, इस ये क्या है? थार का मरुस्थल यहां पर बन गया है। यहां पर जो वर्षा है, एक वार्षिक और औसत वर्षा देखा जाए थार के मरुस्थल में, तो 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए यह क्षेत्र है अरावली पर्वत श्रेणी का के पश्चिमी भाग का, वो डिजर्ट है, मरुस्थल है। कैसा है? मरुस्थल है। इसी कारण यहां पर थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है, क्योंकि हवाएं हैं वो अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर इस तरीके से निकलती हुई आगे निकल जाती हैं, और यहां पर अवरोध न होने के कारण यहां पर किसी प्रकार की कोई वर्षा नहीं होती है। मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, ये आपका वेस्ट साइड हुई। अब पूर्व दिशा की तरफ देखते हैं। पूर्व दिशा में यहां पर आपने देखा होगा कि मेवाड़ का पठार है। पठार का जो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और मालवा का पठार है जो राजस्थान मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। यहां पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि जो हवा है वो इस तरीके से आती है, इसके कुछ भाग से टकरा करके यहां पर वर्षा करने लगती है। तो कुछ वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है। अधिकांश वर्षा कहां पर होती है? दिल्ली में जाकर के ये वर्षा हवाएं वर्षा करती हैं। तो हमारी जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है। क्या करती है? जलवायु विभाजक का भी कार्य करती है, क्योंकि हवाएं यहां से सीधे समानांतर होकर के निकल जाती है। लेकिन कुछ जो पूर्वी दिशा है अरावली साइड की, पूर्वी भाग है, वहां पर ये वर्षा होने लगती है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, मेरे हाथ है ना, उसी तरीके से। तो यहां पर इस तरीके से वर्षा कुछ मात्रा में करने लगती है। दूसरे नंबर, ये अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, इसलिए ये हवाएं इसके ऊपर से होकर के निकल जाती हैं, फ्लाई ओवर करके चली जाती हैं। इस कारण यहां पर वर्षा राजस्थान में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है बच्चों। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो मैंने आपको बताया, यहां पर थार का मरुस्थल है। क्या बच्चों? थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल को पूर्व दिशा की ओर, थार के मरुस्थल को पूर्व दिशा की, मतलब इधर इधर बढ़ने से रोकती है। ये क्या करती है? अरावली पर्वत श्रेणी क्या करती है? रोकती है, क्योंकि बीच में आ जाती है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है वही डिजर्ट बना रहता है, जबकि पूर्वी भाग है वो डिजर्ट नहीं है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में दो प्रकार की वर्षा पाई जाती, दो प्रकार के मानसून पाए जाते हैं, दो प्रकार का जलवायु पाई जाती है। पश्चिम में आप कुछ अलग देखेंगे, पूर्व में कुछ अलग देखेंगे। और ये इसके बाद ये मरुस्थल को रोकने का भी कार्य करती है। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी भाषा में इसे नोट कर लें। अब देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया कि यह धारवाड़ चट्टान से निर्मित है। किससे? धारवाड़ चट्टान से निर्मित है। और धारवाड़ चट्टान से निर्मित होने के कारण इसमें खनिज संपदा की दृष्टि से यह बहुत ही रिच होती है। क्या होती है? रिच होती है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है बच्चों, यह धारवाड़ प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, टोनों से निर्मित है। इसलिए इसमें दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पहले जो खनिज हैं
उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जो दूसरे हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों में देखा जाए तो धात्विक खनिजों में मित्र देखा जाए तो सबसे पहले तांबा। तांबा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित एक खेतड़ी की खान है। कौन सी बच्चों? खेतड़ी की खान। क्या है? खेतड़ी की खान है। यह एक ऐतिहासिक खान है। इसका वर्तमान समय से नहीं, प्राचीन काल से ही इस खेतड़ी खान का वर्णन आपको इतिहास में असंख्य जगह मिल जाएगा। तो खेतड़ी खान पूछा जा सकता है, इसमें से कौन सा धात्विक खनिज निकाला जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लोहा, तांबा, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। तांबा निकाला जाता है बच्चों। ये जो यहां से सबसे अधिक मात्रा में क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है, जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लोहा। लोहा आपका मोस्टली देखा जाए तो जयपुर वाले क्षेत्र में मिलेगा, जयपुर वाले क्षेत्र से निकाला जाता है। तीसरा है आपका चांदी। चांदी भी इसी पर्वत श्रेणी से निकाली जाती है। चौथा है आपका अभ्रक। अभ्रक ये मोस्टली धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। कौन से? धात्विक खनिज निकाले जाते हैं इसी पर्वत श्रेणी से। उसके बाद देखा जाए तो अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, नीस, शिष्ट, संगमरमर, सफेद संगमरमर। यहां पर जो मकरान तट से निकाली जाती है, मकरान क्षेत्र से निकाली जाती है। देखिएगा यहां पर जो संगमरमर निकाली जाती है बच्चों, वह उच्च कोटि की संगमरमर निकाली जाती है। कैसी? उच्च कोटि की, सर्वोत्तम उच्च कोटि की संगमरमर निकाली जाती है। भारत की दो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें ताजमहल जिसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां द्वारा, जो आगरा में स्थित है यमुना नदी के दाएं तट पर। और दूसरी जो इमारत है वह है कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, जिसे अंग्रेजों ने ताजमहल की नकल करते हुए उसका निर्माण कराया था। तो जो सफेद संगमरमर निकाली जाती है उच्च कोटि की, वो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी से ही निकाली जाती है, मकरान क्षेत्र से निकाली जाती है। तो मित्र यह मेरा एक छोटा सा सेशन था, जिसमें मैंने आपको अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बताया और बहुत अच्छी तरह से बताया मैंने। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा। और एक बार फिर पुनः कहूंगा, इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट फ्री पढ़ाता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, उसका आप बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।